आपकी विशेष उपलब्धि मानी जाएगी। राष्ट्रीय वाणी पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय माता कुसुम कुमारी पुरस्कार, ये दो पुरस्कार इस आलोचनात्मक ग्रंथ को प्राप्त हुए हैं। शमशेर रचनावली का 6 भागों में आपने संपादन कार्य भी किया है। भिनसारे में मधुमालती ललित चिंतनात्मक निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह को भी 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2007 में महाराजा चक्रधर सृजन सम्मान छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। 2015 में इसी किताब को, इसी निबंध संग्रह को बाबू मावली प्रसाद पुरस्कार रायपुर से प्राप्त हुआ है। ध्रुव भट्ट लिखित तत्वमसी गुजराती उपन्यास का हिंदी में आपने अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त आलोचना, समकालीन भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर, साक्षात्कार, दस्तावेज, कृति और वसुधा, आर्यकल्प, शब्दयोग, गवेषणा, अनुवाद जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख, कविताएं, कहानियां समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। डॉक्टर रंजना अरगड़े मैडम को 2018 में हिंदी सेवी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मैडम के मार्गदर्शन में कई शोधार्थियों ने एमफिल, पीएचडी जैसी उपाधियां प्राप्त की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छात्र अभी शोधरत भी हैं। ऐसी विदुषी एवं बहु पुरस्कृत रंजना मैडम को आज वक्ता के रूप में पाकर हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। पुनः मैडम का स्वागत करते हुए बड़े सम्मान के साथ मैं मैडम को निमंत्रित करना चाहूंगी। इससे पहले कुछ सूचना है, वो व्याख्यान संबंधित किसी को भी कोई प्रश्न हो तो वह चैट बॉक्स में ही लिखें। अंतिम 15 मिनट प्रश्नोत्तरी का रहेगा। किसी को कोई व्याख्यान संबंधित प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में ही लिखने का प्रयत्न करें। अब ज्यादा समय न लेते हुए बड़े सम्मान के साथ रंजना मैडम को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रंजना अरगड़े मैडम। नमस्कार भानुबेन। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये एचआरडी की जो संस्था है, हमारा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे निमंत्रित किया और एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर से थोड़ी अकादमिक कार्यों में व्यस्त हुई या जुड़ी, या थोड़ा अपनी पुरानी आदत को मैंने नया किया, तो ये अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के जो दोनों कोऑर्डिनेटर्स हैं, दुष्यंत भाई और राजेंद्र भाई, उन दोनों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और ये जो सब आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं जैसे आपको छोटी छोटी खिड़की में दिख रही हूँ, वैसे आप भी मुझे जो दिखाई दे रहे हैं। और मुझे बताया राजेंद्र भाई ने कि लगभग भारत भर से आप सब लोग यहाँ जुड़े हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस तरह से आप लोगों से मुखातिब होंगी। असल में ये एक बड़ी एक अनुभव अपने आप में एक नया है कि जब आप सक्रिय से मेरा मतलब नियमित अध्ययन अध्यापन, उसको मैं सक्रियता के अर्थ में मैं ले रही हूँ, जब आप उसमें जुड़े हुए न हों और उसके बाद आप फिर जो पिछला आपने पढ़ा है, पिछला आपने जाना है, उस पर जो है वो आप पुनर्विचार करते हैं। और वो जब पुनर्विचार करते हैं तो आप फिर से उन चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। चूंकि साहित्य सिद्धांत मेरा अपना प्रिय क्षेत्र रहा है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं विशेषज्ञ तो नहीं मानती हूँ,
अपने आप को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा जो अपना मेरी अपनी जो बनावट है, एक अकादमिक बनावट है मेरी, उसमें काव्य शास्त्रीय चिंतन की बड़ी एक भूमिका बनी हुई है। मैं अपने विषय पर तो आऊंगी ही, लेकिन उसके पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऐसा मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काव्यशास्त्र जो है, अगर आप उसको सचमुच बहुत गहराई के साथ इन सिद्धांतों को और जो हमारे सूत्र हैं उनको अगर आप बहुत गहराई से समझें, तो मुझे लगता है कि जीवन जीने में बड़ी सुविधा होती है। जैसे कई तरह के सपने होते हैं हमारे, तो एक सपना मेरा ये भी है कि रोज बरोज का जीवन और काव्यशास्त्र ऐसी एक किताब मैं लिख लूंगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम सोचते रहते हैं कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, अब असल में कितना कर पाते हैं ये तो आने वाला समय और हमारा अपना आलस्य और हमारी अपनी मेहनत तय करती है। बहरहाल ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिसिस पर जब मैंने फिर से आज के व्याख्यान के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, पहले शुरू में एक आध बार मैंने इस पर बात की थी, लेकिन इस बार मैंने जब पढ़ा तो मुझको ऐसा लगा कि मैंने एकदम नए सिरे से इसे फिर से समझा है। और ये समझते हुए मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसमें हम अनेक मनोवैज्ञानिकों की, या जिसको हम कहते हैं कि ये विद्वानों के मत हम जानेंगे, तो मुझे कई बार लगता है कि क्या ये सारी चीजें वाकई में जो वो कहते हैं, जो फ्रायड कहता है या जो लकान कहता है या जो क्रिस्तेवा जो कहती है या युंग जो कहते हैं, ये लोग जो भी कुछ कहते हैं, कि वाकई में वैसा होता है जैसा उन्होंने कहा है, ये एक सवाल मेरे मन में आया। लेकिन मैं आपको हताश नहीं करना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं ये पढ़ना उसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि एक मेरा अपना विचार ये भी है कि आप ये देखिए कि जब हम फ्रायड की बात करते हैं तो हमें एक बात ध्यान में आती है, और वो ये है कि जिस समय भारतीय, मतलब कई बार होता है, मैं रेफरेंसेस इसलिए देती हूँ कि कई बार जो है वो हम जिन पश्चिमी विद्वानों को जो हमसे बड़े दूर हैं यूं देखा जाए, तो उन्हें जब हमको अपने समय में और अपने इतिहास में लोकेट करना होता है तो हम कुछ ऐसे संदर्भ जान ले कि हमको लगता है अच्छा ये उस समय थे। अब देखिए कि जिस समय 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है और लगभग 1859 में फ्रायड का जन्म होता है, तो वो लगभग एक जैसे समकालीन जैसे हैं। और 1939 में जब फ्रायड की मृत्यु होती है तो 1939 में ही रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि प्रकाश में आता है, और हम जानते हैं कि चिंतामणि के निबंधों पर निश्चित रूप से मनोविज्ञान का बड़ा गहरा असर रहा है, बल्कि रामचंद्र शुक्ल ने जो रस सिद्धांत दिया उस रस सिद्धांत पर भी इस मनोविज्ञान का असर रहा है, ये हम जानते हैं। तो अब देखिए कि हमारा अपना जो देशकाल जो है, उस देशकाल में हम अगर फ्रायड को रखते हैं, क्योंकि फ्रायड पहला साइको एनालिस्ट है, इसलिए फ्रायड को अगर हम रखते हैं तो वो लगभग भारतेंदु और रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि के बीच में हमको कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो हमको पता चलता है कि ये वो समय है कि जब नवजागरण का समय था और फिर ये सारी छायावाद वगैरह आया, ये सारा समय है। खैर, तो अब सवाल ये है कि हम जब मनोविज्ञान पर बात करेंगे तो मैं एक पीपीटी तैयार करके लाई हूँ ताकि भटकन कम हो। या आरंभिक कुछ बातें मैंने इसलिए आपसे बताई कि इस बहाने मैं आप लोगों को देख भी सकूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी मैं अपना पीपीटी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी।
मुझे लगता है कि शायद आपको दिख रहा है पीपीटी। दिख रहा है मैडम, दिख रहा है मैडम। हाँ चलिए, असल में ये जो नई पद्धति है हमारी, उसमें यही है कि टेक्निकल तकलीफें आती है तो हमें बीच बीच में पूछना पड़ता है कि आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, ये इसका पूरा है। अच्छा आप देखिए कि जिस तरह सभी विज्ञानों का विज्ञान तर्कशास्त्र है, लॉजिक, उसी तरह सभी मानव शास्त्रों का विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान है। अगर हम ये देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि विज्ञानों का विज्ञान तर्कशास्त्र है, मानव शास्त्र का विज्ञान जो है वो साइकोलॉजी है, और भाषाओं का जो विज्ञान है वो भाषा विज्ञान है। यानी ये जो तीन चीजें हैं, तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान, ये तीन चीजें जो हैं ये हमारे जितना भी ज्ञान हम जानते हैं वो ज्ञान के का एक प्रकार से वैज्ञानिक आधार है। 1915-17 के बीच में और 1916-17 खास करके ये पब्लिश हुए हैं। सिगमंड फ्रायड के लेक्चर्स थे, और ये लेक्चर्स जो है वो लगभग 28 उनके व्याख्यान हैं, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस। उसमें वो कहते हैं कि द मोटिव ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज इन द लास्ट रिजोर्ट एन इकोनॉमिक वन। इसका मतलब ये है कि मनुष्य समाज आखिरकार अगर कुछ भी करता है तो वो अर्थ केंद्रीय कारणों से करता है, यानी अर्थ के कारण ही वो जो भी कुछ करता है वो करता है। तो भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य जो हैं, हमारी जो है ये दो सिद्धांत है मनुष्य जीवन के, और ये सिद्धांत हैं सुखाकारी सिद्धांत और यथार्थ सिद्धांत। तो जब हम सुखाकारी सिद्धांत में होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम यथार्थ सिद्धांत की तरफ जाते हैं तो हम श्रम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिजीविषा है। जिजीविषा है इसलिए हम श्रम करते हैं इसलिए अर्थ प्राप्त करते हैं। हमें अर्थ इसलिए प्राप्त करना होता है क्योंकि हमें जिजीविषा है, और उस जिजीविषा को बनाए रखने के लिए हम श्रम करते हैं। ये तीनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये मनुष्य का मूल स्वभाव, मूल धर्म, मनुष्य होने का उसका जो है वो यही है। अब ये जो सुखाकारी सिद्धांत और यथार्थ सिद्धांत जो है ये मनोविज्ञान के इसमें मुख्य है। तो अब आप देखिए कि इसमें जो है कि इच्छाओं का जागना जो है वो सुखाकारी सिद्धांत है, यह सुख का सिद्धांत है, और इच्छाओं को दबाने की जो व्यवस्था है वही हमारा यथार्थ सिद्धांत है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर जो है वो सुखाकारी सिद्धांत बड़ा प्रबल होता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो जो भी कुछ वो मांगे उसको तुरंत मिल जाए। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी समझ में आता है कि वो जो कुछ मांगेगा वो उसको नहीं मिलने वाला है, तो वो अपनी इच्छाओं को दबाता है, और वो जो इच्छाओं का दबाना जो है वो यथार्थ सिद्धांत है। और कई बार जब बहुत लंबे समय तक मनुष्य को इच्छाओं को दबाना पड़ता है उस समय वो विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच जाता है, सिजोफ्रेनिक हो जाता है। तो इन्हें ये जो पूरा मनुष्य जीवन है ये इस प्रकार से चलता है। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं उसमें एक शब्द आता है हमारे पढ़ने में, वो है फ्रायडवाद। उसको एक विज्ञान के रूप में बताया गया है। अब ये फ्रायडवाद विज्ञान क्यों करता है? क्योंकि ये जो है वो सुखाकारी के लिए, हमें राहत देने के लिए, हमारा इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध है, और वो हमको निराशा से मुक्ति देता है। इसीलिए फ्रायड के इस सिद्धांत को फ्रायडवाद कहा जाता है। ये अलग बात है कि बाद में चलकर, आगे चलकर मैंने फ्रायड के अपने जीवन काल में ही और उसके बाद भी फ्रायड ने जिन चीजों को कहा उन चीजों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हम जब आगे इसके बारे में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि लका और फ्रायड के अपने समय में भी उनके जो मित्र थे वो उनके उन सिद्धांतों को नहीं मानते थे।
लेकिन फ्रायड का महत्व इसलिए है क्योंकि फ्रायड ने ही ये जो साइको एनालिसिस की शुरुआत जो है वो फ्रायड ने की। तो चूंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की इसलिए उनका अपना महत्व बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये मनोविश्लेषण के उपयोग क्या है, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना होगा कि मनोविश्लेषण हम किसको कहते हैं, क्योंकि दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक है मनोविश्लेषण और एक है मनोविज्ञान। अब आप देखिए कि मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का हिस्सा है, मनोविज्ञान मनोविश्लेषण का हिस्सा नहीं है। मनोविज्ञान एक डिसिप्लिन है, एक ज्ञान की शाखा है, और उस ज्ञान की शाखा के अंतर्गत मनोविश्लेषण आता है। और ये मनोविश्लेषण क्या है, ये असल में फ्रायड ने जो प्रयोग किए थे, जो उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस और जिसके कारण उसके निरीक्षण जो है, उन निरीक्षणों को ध्यान में को करते हुए उन्होंने जिस तरह से इलाज की पद्धतियां निकाली वो मनोविश्लेषण है। उसको हम मनोविश्लेषण कहते हैं, साइको एनालिसिस कहते हैं, और भी इससे संबंधित के दूसरे शब्द भी हैं। तो अब ये मनोविश्लेषण जो है ये क्या करता है, उसके तीन उपयोग है मनोविश्लेषण के। पहला ये है कि यह मस्तिष्क को परीक्षा की विधि प्रदान करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो चित्र मैंने आपको दिखाया था मनोविज्ञान मनोविश्लेषण के संदर्भ में, फ्रायड का ऐसा मानना था कि जैसे किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी प्रयोगशाला में अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, उसी तरह से मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके जो अलग अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों को उन हिस्सों की परीक्षा की जा सकती है। ये उनका अपना मानना था। तो ये नहीं, पहली बार जो है वो मस्तिष्क को परीक्षा की विधि मिलती है फ्रायड के अनुसार, या मनोविश्लेषण जो पूरा आया उसमें। और इसीलिए आप देखिए कि हम लोग जब अपने यहाँ पढ़ाते हैं तो मनोविज्ञान का मतलब अब तो खैर वो अलग ही एक पूरी फैकल्टी हो जाता है कई जगहों पर, लेकिन यूं वो ह्यूमैनिटीज में आता है। ह्यूमैनिटीज में आते हुए भी मनोविज्ञान जहां जहां पढ़ाया जाता है वहां उनकी अलग प्रयोगशाला होती है, और उस प्रयोगशाला में तरह तरह के साधन रखे हुए होते हैं। हम लोग तो ये भी जानते हैं कि जो स्वप्न है, सारे स्वप्नों को जांचना और उसके लिए भी अलग अलग मशीनें बनी हुई हैं। तो इन्हें चूंकि ये सारा कुछ संभव है इसीलिए, और वो मस्तिष्क की परीक्षा की जा सकती है, इसीलिए मनोविश्लेषण का ये उपयोग है। फिर वह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता है। मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांत, मनुष्य का जो व्यवहार है, उसका आर्थिक व्यवहार है, उसका सामाजिक व्यवहार है, उसको जो है मनोविश्लेषण जो है वो एक प्रकार की क्रमबद्धता देता है। वो बताता है आपको कि ये मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके बचपन में कौन से कारण छिपे हुए थे, या उसकी कौन कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। ये जो सारा जो क्रमबद्ध व्यवहार है उसका, उसके जन्म से लेकर जब तक कि वो मनोरोगी नहीं हो जाता, वो सारी चीजें जो है वो मनोविश्लेषण मुहैया कराता है। और यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय सुझाता है। मनोविश्लेषण उपाय सुझाता है कि इसकी चिकित्सा कैसे की जाए। हम लोग आज जिस समय में जी रहे हैं उस समय में मतलब अब इस बात को कहने में भी बहुत वक्त हो गया है, क्योंकि ये चीज काफी समय से हमारे समाज में है कि मनोरोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज भी हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अभी भी अगर आप किसी से कहें कि भाई इनको जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ या उनकी जांच करने के लिए ले जाओ, तो अभी भी लोग जो है वो इससे बचना चाहते हैं। इन्हें अभी भी हमारी मानसिकता जो है वो इस बात को बहुत सरलता से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम लोग असल में हमारा जो कुल मिलाकर आज हम जिस चीज की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मनोविश्लेषण की भी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, हमारा विषय कोई साइकोलॉजी तो है नहीं, हम तो रिफ्रेशर कोर्स इन लैंग्वेजेस कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्यों इसको पढ़ें। यहाँ मुझे एक चीज जोड़ने का मन हो रहा है
कि हम लोग तो अपने जीवन में एक ऐसे इस पर पहुंच गए हैं कि वो सारे लाभ हमको नहीं मिलेंगे जो अगर ठीक से लागू हुई तो नई शिक्षा नीति से मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो अनेक इंटरडिसिप्लिनरी पद्धति का जो अध्ययन अब इस नई शिक्षा पद्धति में कराया जाएगा, ये वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि साहित्य पढ़ने वाले अगर गंभीरता से साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो उनको इस बात का पता होगा ही कि जब तक आप इतिहास नहीं जानते, जब तक आप समाजशास्त्र नहीं जानते, जब तक आप मनोविज्ञान नहीं जानते, जब तक आप भूगोल नहीं जानते, तब तक आप साहित्य को समझ नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो ये जो सारे मानव शास्त्र हैं जिसके अंतर्गत जो है वो ये आता है, साहित्य आता है, कलाएं आती हैं, ये जो सारी चीजें हैं जो ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आती हैं, उनमें और साहित्य में समान बिंदु क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये दोनों यानी ह्यूमैनिटीज भी मनुष्य की बात करता है, इसलिए तो मानव शास्त्र है, मनुष्य की बात करता है, और साहित्य भी जो है वो मनुष्य की बात करता है। क्योंकि अगर मनुष्य न हो तो साहित्य किस पर लिखा जाएगा? अगर वो बादलों पर भी लिखा जा रहा है और झरनों पर भी लिखा जा रहा है तो उन बादलों और झरनों और जमीन और उस पर लिखा जा रहा है जिसको देख रहा है मनुष्य, तो मनुष्य की नजर से उसके सामने आ रहा है। फिर ये जो सारी चीजें हैं, ये ह्यूमैनिटीज जो है वो मनुष्य के चित्त, मनुष्य के मतलब वो उसका संबंध जो है वो चित्त से है। आपका जो साइको एनालिसिस हो उसका क्या संबंध है? चित्त से है। और साहित्य जो है उसका संबंध भी चित्त से है। चित्त वृत्तियों की बात शुक्ल जी ने कही ही है। हमारा पूरा रस संकार जो है वो चित्त की बात करता है। मतलब इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मानव शास्त्र जो है उसमें भी मनुष्य की बात है, उसमें भी चित्त की बात है, और उसमें भी अंतर्बाह्य व्यवहार की बात है। अब देखिए जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये बात आती है कि साइकोलॉजी में जो है वो हमारा जो अवचेतन है वो इतना ज्यादा, जो उसको ग्लेशियर की उपमा दी जाती है, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है वो जल में होता है, थोड़ा हिस्सा बाहर होता है। हम लोग भी जो सब लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे भी अपने जो चित्त हैं, हमारे चित्त जितने अंदर हैं उससे बहुत कम बाहर हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो अंतर्बाह्य व्यवहार। दूसरा ये भी है कि हम लोग जो व्यवहार करते हैं समाज के साथ, हमारा जो व्यवहार लोगों के साथ होता है वो लोगों के साथ का व्यवहार हमारा कैसा होता है? ऐसा ही व्यवहार करते हैं सब जगह नहीं, हम अंदर से कुछ होते हैं। ये एक तो बहुत ही लोकप्रिय कथन है कि जब आप देखा होगा आपने कि कोई सभा है और सभा में जब कोई व्यक्ति उठकर बोलता है तो कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। उसके चेहरे पर एक खुशी का आधा % भी खुशी उसके चेहरे पर नहीं होती है। और जब वो कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आए, तो वो अंदर से कई बार खुश नहीं भी होता है। तो ये जो अंतर्बाह्य व्यवहारों का जो अंतर है ये मानव शास्त्र भी बताते हैं और साहित्य में तो उसकी चर्चा है ही। हमारे सारे उपन्यास और कहानियां, हमारे सारे काव्य, हमारे नाटक, ये और क्या करते हैं? ये मनुष्य के अंतर्बाह्य व्यवहारों की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मानव शास्त्र और साहित्य की ये समान बिंदु हैं। और साइको एनालिसिस यानी कि मनोविज्ञान भी जो है वो मानव शास्त्र का एक हिस्सा है। अब ये मनोविश्लेषण और साहित्य के समान बिंदु क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीड़ा का निवारण और सुख प्राप्ति। आप ये सोचिए कि जितनी भी हमारी साहित्य की परिभाषाएं हैं, हमारा रस का सिद्धांत पूरा क्या कहता है कि उसमें करुण भी, यानी आप हेमचंद्र गुणचंद्र और उनको छोड़ दें, माफ कीजिए रामचंद्र गुणचंद्र को, या जो दुखवादी सिद्धांत है उसको छोड़ दें, पर अधिकांश ये है कि चाहे वो करुण रस हो, चाहे वो विभत्स रस हो, या चाहे वो भयानक रस हो, ये सभी कुल मिलाकर जो है वो आनंद की प्राप्ति देते हैं।
हमारे अंदर जो भी कुछ चीजें हैं, उसका अरिस्टोटल भी यही कहता है कि भाई आखिर जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं उसका विरेचन होता है, और वो विरेचन जो है वो फिर आखिर ट्रेजेडी या साहित्य की रचना करता है। कि पीड़ा निवारण और सुख प्राप्ति जैसे मनोविश्लेषण के केंद्र में है, उसी तरह से पीड़ा निवारण और सुख प्राप्ति जो है वो साहित्य के भी केंद्र में है। ये मैं सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हम इस सिद्धांत की चर्चा क्यों करें। हमारा अपना विषय जो साहित्य है, उस साहित्य के साथ इसका कहाँ तक संबंध है। एक और चीज भी मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी काव्यशास्त्र के, खास करके अब हम जिस दौर में हैं, मैंने इस बात को भी काफी साल हो गए हैं, जब हम कहते हैं कि हम जिस दौर में हैं तो वो आज और कल की बात नहीं होती है, इसमें दशक भी बीत गया होता है। हम लोग इस प्रकार के विषयों पर शोध करते ही रहते हैं कि मानव मूल्य और फला फला, या सामाजिक अध्ययन या मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ये ऐसे विषय जो हैं वो हमारे शोध का हिस्सा बनते ही हैं। और हम जानते हैं कि जब ये हमारे शोध का हिस्सा बनते हैं तो अगर हम समाजशास्त्र हो या मनोविज्ञान हो, या अगर हम विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करें, या अगर हम अर्थतंत्र और साहित्य का अध्ययन करें, तो जब तक हम उन सिद्धांतों को नहीं जानते हैं तब तक हमारा अध्ययन जो है वो ठीक नहीं होता। ये एक अलग विषय है पूरा कि इस प्रकार के अध्ययन किस तरह से किए जाएं, ये हमारा आज का विषय नहीं है। लेकिन उसके जो कुछ प्राथमिक सिद्धांत हैं मनोविश्लेषण के, उन पर हम थोड़ी एक नजर डाल दें। तो इसमें पहले है कि लोगों के व्यवहार के मूल में उनका अवचेतन है। ये जो हमारा अवचेतन है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी बात मैंने आपसे कही कि जिसका 3/4 अंदर है और 1/4 बाहर है, ये जो हमारा अवचेतन है, ये अवचेतन जिसके अंदर हमारी दबी हुई इच्छाएं पड़ी रहती हैं, वो अवचेतन जिसको हम कभी प्रकट नहीं करते हैं, वो ही हमारे व्यवहार के मूल में है, ऐसा फ्राइड का मानना था। तो हम जो करते हैं, अगर हम क्रोध करते हैं, या अगर हम प्रसन्न होते हैं, या अगर हम बहुत ज्यादा नाटकीयता के साथ लोगों के सामने आते हैं, तो इन सब के मूल में कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन है। तो ये अब एक मतलब ध्यान में रखने वाली बात है कि अब ये अवचेतन जो है, ये अवचेतन को ज्यादा संभालना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि व्यक्तित्व के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करती है आरंभिक जीवन की घटनाएं। फ्रायड का मानना है कि 5 वर्ष की उम्र तक आते आते व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी शिशु जो है वो 5 साल तक तो वो बन जाता है पूरा, यानी अगर 5 साल तक हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो समझ लीजिए कि बाद में वो वैसा कभी नहीं बनेगा जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि बच्चा जो है वो कुछ समझता नहीं है, माता पिता बात करते हैं, उनको लगता है इसको क्या समझ में आता है। बच्चा सब समझता है, वो अपने तरीके से चीजों को समझता है, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं जानता है, लेकिन वो आपका क्रोध जानता है, आपका प्रेम जानता है, वो सब चीजें वो आपकी जानता है। इसलिए बच्चा सारी चीजें समझता है। बल्कि अब तो इस प्रकार की खोजें होने लगी हैं या हुई हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है माँ के, तभी से उसके भीतर समझ विकसित होने लगती है। तो ये भी चीजें आ गई हैं। तो इसलिए जो व्यक्तित्व विकास की जो नींव है वो 1 से 5 साल में पड़ जाती है। फिर अचेतन से तन तक सूचनाओं को लाने की प्रक्रिया से एक तरह का विरेचन हो जाता है और व्यक्ति अपनी समस्याओं को निपट लेता है। जो कुछ हमारे अचेतन में पड़ा हुआ है उसको हम अपने शरीर तक जब तक लाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उसको लाने के लिए हमें कई तरह की चीजों को एक तरफ करना पड़ता है, कई तरह की चीजों को स्वीकारना पड़ता है। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो वैसे ही सुलझ जाती हैं। फिर अचेतन में रही सूचनाओं से बचने के लिए
व्यक्ति के भीतर कई प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की कोई बात मुझे नागवार गुजरी हो, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं प्रतिक्रिया दूं, लेकिन तुरंत उसके यानी वो जो नागवार गुजरना है वो अगर बाद में मुझे ही नुकसान करता होने वाला है। हम लोग सब नौकरी करते हैं तो हमारे जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो हमारे विभागाध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे वीसी हों, चाहे हमारे रजिस्ट्रार हों, ये जो भी हैं, उनकी बहुत सारी चीजें हमको पसंद नहीं आती, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम अभी लड़ पड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो तुरंत हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इस समय उनका मूड बहुत अच्छा नहीं होगा, देखो ये तो विद्यार्थी आए हैं तो जरा उनका ये होगा। तो हम अपना जो क्रोध है या हमारी जो वास्तविक भावनाएं हैं, उन भावनाओं को भी एक तरह से एक अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म से ठीक करते हैं। चेतन तथा अचेतन मन के द्वंद्व के बीच हमारी भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं जड़ पकड़ती हैं। जो मुख्य चीज जो है मनोवैज्ञानिक समस्याएं, जो बाद में हमको सिजोफ्रेनिक भी बना देती है, विक्षिप्त भी बना देती हैं। तो ये कहाँ जड़ पकड़ती हैं? तो ये चेतन और अचेतन मन के द्वंद्व के बीच, यानी जैसे मैंने कहा कि भाई एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार हम किसी को डिफेंस मैकेनिज्म के आधार पर हम अपने आप को दबाते चले जाएंगे और सामने वाले को छूट देते जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं हमारी अपनी संस्थाओं में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो बाद में जो है चलकर विक्षिप्त हो जाते हैं। विक्षिप्त यानी सिजोफ्रेनिक जैसे, और फिर हमको लगता है कि अरे इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन और अचेतन के बीच का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को कितना आप कर सकते हैं या आपके अंदर उसको निभा लेने की कितनी ताकत है, ये देखना पड़ता है। और ये जो मनोविश्लेषण जो है वो एक बहुत अच्छा विश्लेषक है। वह मुक्त साहचर्य एवं स्वप्न पद्धति जैसी विभिन्न प्रकार की मनोविश्लेषणात्मक रणनीतियों के माध्यम से हमारे अवचेतन के कुछ आयामों के प्रति हमें सजग कर सकता है। आपको याद होगा जब हम अध्यय वगैरह को पढ़ते हैं तो मुक्त साहचर्य और स्वप्न पद्धति, ये जो हम मनोवैज्ञानिक शैलियों के रूप में लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो स्वप्न है, स्वप्न पद्धति जो है, स्वप्न पद्धति हमको जो है वो एक तरह से हमारी ये जो स्थितियां हैं उसके प्रति हमको सजग कर देता है। हम आगे जब व्याख्यान में और आगे जो है वो हम इस प्रकार के कुछ उदाहरण भी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो है ये कुल मिलाकर जो है मनोविश्लेषण के प्राथमिक सिद्धांत हैं। अब जब हम मनोविश्लेषण की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो कुछ नाम हैं जो हमारे सामने आते हैं। ये इसको आप नेम ड्रॉपिंग ना माने कि भी कई सारे नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो थोड़ा सा समय हमको मिला है, उस समय में तो हम न मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ और न मैं ऐसा दावा कर सकती हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊंगी। लेकिन अगर हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, कुछ जानी हुई हैं, तो हो सकता है कि हम कभी एकांत में जब हमको अध्ययन करने की इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से ये नाम हमारे काम आएंगे। ये मैंने दो तरफ रख रखे हैं, ये और ये जो पहली जो सूची है वो महत्वपूर्ण, और जो दूसरी सूची है, अपना माइक बंद करें, माइक बंद करें, हसन कादरी जी माइक बंद करें। और जो दूसरी सूची है उसमें ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मनोविश्लेषण की बात की है लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बातें की हैं। तो एक तो सिगमंड फ्राइड है जो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, फिर कार्ल जुंग है, युंग भी हम उनको कहते हैं, फिर एल्फ्रेड एडलर हैं, जाक लका है, जूलिया क्रिस्तोवा है और लुई इरगेरे है। और जो दूसरे हैं इस तरफ वो है लुई एल्थुसर, डिल्यूज और ग्वात्तारी, जूडिथ बटलर, सैंड्रा गिलबर्ट, सूजन हूबर और लॉरा मूलवे। ये कुछ नाम हैं। अब इन नामों में हम जो इस तरफ के हैं
उसमें लुई इर्गेरे की बात नहीं करेंगे हम, वो असल में जूलिया क्रिस्टोवा के साथ ही हैं, साथ मतलब उनके समकक्ष हैं या उनके समय की हैं, जिन्होंने नारीवादी फेमिनिस्ट साइकोएनालिसिस की बात उन्होंने की है। ये दोनों उस तरह की हैं, उस तरह की मतलब उस क्षेत्र की हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि जब हम विज्ञान के जो या मनोविश्लेषण के जो 4 प्रस्थान हम मानते हैं, उसमें पहला है फ्रायड का, वो है लिंग केंद्री। फ्रायड हर चीज में काम वासना की भूमिका देखते थे और उन्होंने जो फेलस यानी लिंग की जो कल्पना की है, उसी को फिर आगे चलकर जो है वो लका अलग ढंग से देखते हैं। और लका ने उसका जो विश्लेषण है या उसका जो अर्थघटन है वो अलग तरह से किया है। लेकिन फ्रायड के जो सारे सिद्धांत हैं वो लिंग केंद्री हैं। फिर फ्रायड के साथ में ही दूसरे, क्योंकि हम लोग जो हिंदी साहित्य वाले हैं, तो मुझे याद है कि फ्रायड, एडलर, जुंग, ये 3 एकदम हमारे मुंह से सबसे पहले नाम निकल आते हैं। तो एडलर जो है, ये एडलर और जुंग इनके शिष्य ही हैं, लेकिन एडलर सत्ता केंद्री है। सत्ता केंद्री का मतलब ये है कि वो व्यक्ति की सत्ता को मानते हैं इस अर्थ में। फिर जुंग जो है वो आद्य बिंब केंद्री है, मिथक की जो अवचेतन वाली जो बात है वो जुंग ज्यादा करते हैं। और लका जो है वो संरचना केंद्री है, स्ट्रक्चरलिज्म। क्योंकि फ्रायड से लका तक आते आते इस विश्व में जो सोच का तरीका है उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया। मैंने आपको फ्रायड का बताया, जब हम उनको अपने भारतेंदु के साथ जोड़ते हैं तो ध्यान आ जाता है कि वो आधुनिक काल के हैं और लका जो है वो उत्तराधुनिक काल के हैं। तो ये पूरा वो है। यहाँ मैं आपको एक बात और भी मुझे लगता है मुझे यही कह देनी चाहिए, तो ये है कि मतलब जैसे इसको, जैसे मैंने कहा कि दोबारा जब मैं तैयार कर रही थी या इसको फिर से एक बार पढ़ रही थी अपनी नई समझ के साथ, तो मुझे ध्यान आया कि ये निश्चित रूप से ये, माफ करें मेरे घर का असल में दरवाजा खुल रहा है इसलिए मैं थोड़ी चुप हो गई हूं। तो हाँ, तो आप देखिए कि फ्रायड, और जैसे मैंने कहा कि आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता की तरफ जो है वो गति है। तो ये एक ही विचार ऐसा है या एक ही सिद्धांत ऐसा है, ये बात यहाँ पर हमने छोड़ी थी कि एक ही सिद्धांत ऐसा है जो आधुनिकता से चलता हुआ जो है वो उत्तर आधुनिकता में अपना नया स्वरूप धारण करता है। और उत्तर आधुनिकता में भी उसका उतना ही महत्व है। ये जो मैंने इसके पहले की स्लाइड में जो इस तरफ के नाम दिए हैं, या हम आज के इस दौर में जब हम कम्युनिकेशन को या फिल्मों को या इन सब चीजों को महत्व देते हैं, तो उसमें भी जो है ये मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान ने जो है उसने अपनी बड़ी विशेष जगह बनाई है। आप कई बार देखिएगा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं, इन्हें मनोविज्ञान की चीजों में आप माने या न माने, लेकिन मनोविज्ञान ने फिल्म जगत को एक बहुत बड़ा मार्केट भी दिया है। ऐसी कई फिल्में हैं कि जो मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और इन सब चीजों पर बनी हुई है। तो ये एक प्रकार का मार्केट भी दिया है। तो जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि मनोविश्लेषण के 2 पड़ाव हैं और एक पंथ है। तो पहला जो पड़ाव है वो जाहिर है सिगमंड फ्रायड का, उनका समय 1856 से लेकर 1939 तक का है। दूसरा पड़ाव जो है वो जाक लकां का है। यानी आप देखिए कि वो 1939 में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो दूसरा पड़ाव आता है वो 1901 से लेकर 1981 तक है। ये उत्तर आधुनिक का दौर है। यानी एक तरह से अगर हम अपने संदर्भ में देखें तो सिगमंड फ्रायड जो है वो हमारी आधुनिकता के एकदम आरंभ में थे और ये जाक लका जो है वो उत्तर आधुनिकता में आते हैं।
जूलिया क्रिस्तेवा भी उत्तराधुनिक ही हैं, लेकिन उन्होंने नारीवादी विमर्श किया, इसीलिए पंथ हमने इसका नाम दिया। पड़ाव तो वही है उत्तराधुनिकता का, लेकिन उन्होंने नारीवाद की बात की। तो आप देखिए कि सिगमंड फ्रायड जो हैं, उन्हीं की बातों को ससुर के या उत्तर ये स्ट्रक्चरलिज्म के, संरचनावाद के आईने से देखकर जाक लका ने बात की। और जूलिया क्रिस्तेवा जो है जाक लका की ही शिष्या है, लेकिन उन्होंने जो है वो जाक निश्चित रूप से प्रभावित की, लेकिन जाक लका की जो बातें हैं उन्होंने अपने नारीवादी विमर्श से की। वो खुद जो है वो कई तरह के उनके अंदर और भी विशेषताएं हैं, तो वो सारी विशेषताओं के साथ उन्होंने जो है वो जाक लका की बातों को आगे बढ़ाया। तो अब हम हमारे ये जो फ्रायड वगैरह हैं उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो काम वासना सारा तमाम यानी पूरे मनुष्य व्यवहार को, मानव के व्यवहार मात्र के केंद्र में उसकी काम वासना है, ऐसा सिगमंड फ्रायड मानते थे और उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अब देखिए कि ये भी एक बात, मतलब इस पर सोचने जैसी बात है कि ये जब सिगमंड फ्रायड ये सब कर रहे थे, यानी मनोविश्लेषण कर रहे थे, ये पूरी चीजें, उस समय ये एकदम नया, एक नई बात थी, लोग नहीं जानते थे क्या है। और जब लोग नहीं जानते थे तो उस समय जो है वो इस तरह की चीजें करना, क्योंकि वो तो आखिर एक डॉक्टर थे ना, उनको भी तो अपना व्यवसाय चलाना था, तो वो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए भी बहुत सारी चीजें करते थे। उन्होंने 3 चीजें की, ईड, अहम और परा अहम। ईड यानी हम ये समझें कि जो मैंने आपको बताया पहले कि वो एकदम जो बच्चा जो होता है उसकी जो इच्छाएं होती है कई सिद्धांत के रूप में, उसको ये करना है तो करना है, करना है तो करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन वो अपने ईद भाव से जो है, या ईड वाले भाव से मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन ये जो अहम जो है, अहम मनुष्य का वो विचार है जो बताता है कि उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और ये जो परा अहम है, सुपर ईगो है, ये वो चीज है जो बताती है कि यानी कौन बताता है कि हमें नमस्ते करना चाहिए, कौन बताता है कि हमें पांव छूने चाहिए, कौन बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये है हमारी परंपराएं और हमारी नैतिकताएं, जो हमारी जो नैतिक सिद्धांत है पूरे, यानी जिसको माता पिता जिसको हम कहेंगे मदर फादर वाला जो तत्व, वो पूरी हमारी परंपरा है, तो पूरी परंपरा बताती है। तो ये जो अहम परा ईड अहम और जो परा अहम है उसकी बात वो करते हैं। और इसमें एक उनका जो बड़ा सिद्धांत है, महत्वपूर्ण है, वो है कैस्ट्रेशन का, बधिया होना। मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे फ्रायड, उन्होंने जो फेलस की बात की, जो लिंग की बात की, तो असल में उनका ऐसा मानना था कि बच्चा जब है, और ये जो मैंने जो एकदम अपनी क्लास के शुरू में कहा आपसे कि मुझे कई बार लगता है कि क्या वाकई में बच्चा ऐसा सोचता होगा, या हम ऐसा सोचते हैं 40-50 साल के बाद कि बच्चे ने उस समय क्या सोचा होगा। तो अब आप देखिए कि वो ऐसा मानते हैं, क्योंकि अब मैं जो भी कुछ कहूंगी वो इन लोगों का कहा हुआ मानूंगी, मैं कहूंगी, मैं खुद इसके बारे में क्या सोचती हूँ ये मैं बीच बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो टिप्पणी करूंगी, पर मेरी टिप्पणी को गंभीरता से इसलिए न लें क्योंकि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं साहित्य करती हूँ, मैं समीक्षा करती हूँ, पर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में। अब आप देखिए वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से वो अपने माँ के बड़े करीब होता है और माँ के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन धीरे 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 उसकी, यानी जब वो थोड़ा बड़ा होता है, उन्होंने जो दर्पण मिरर कंसेप्ट जो दिया है कि जब वो देखता है कि अरे छे वो और उसकी माँ तो अलग हैं, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि माँ जो है उसके पास वो नहीं है जो पिता के पास है, फेलस अधिकार। यहाँ फेलस जो है
वो अधिकार के संदर्भ में है। यहाँ जो उसका जो शरीर के हिस्से के रूप में नहीं, और उसको ये लगता है कि अगर वो अपने पिता की बात नहीं मानेगा तो उसका भी कैस्ट्रेशन हो जाएगा जैसे उसकी माँ का हो गया है, ये वो मानता है। इस बात को करने के लिए उन्होंने इडिपस ग्रंथि की कल्पना की। हम सब लोगों को इडिपस द रेक्स नाटक हम सबने पढ़ा हुआ है और हमको पता है कि मूल में क्या हुआ था। मूल में तो ये हुआ था कि वो बेचारा इडिपस जब उसको बताता है भविष्यवेत्ता कि भाई तुम अपने पिता की हत्या करके अपनी माँ से शादी करोगे, तो इस चीज से बचने के लिए वो चला जाता है। और जब वो जाता है तो हमको पता है कि उसको रास्ते में उसका सामना होता है किसी एक अन्य राजा के साथ या किसी के साथ भी, उसको नहीं पता वो राजा है, और फिर वो उसको मार देता है। और उस समय की परंपरा के अनुसार फिर बाद में वो उस राजा की पत्नी से शादी कर लेता है, जो फिर दुर्भाग्य से उसके माता पिता थे। तो अब ये तो कहानी तो बहुत अलग तरह की है, पूरी है, लेकिन क्योंकि वो अंत में कहता है, हमको जानते हैं, तो बहुत ही करुण संवाद है इडिपस का, कि मतलब मैं जिस रास्ते आया हूँ इसी रास्ते मेरे बच्चे भी आए हैं, और इसीलिए वो अपने जो उसका जो साला है उसको कहता है कि तुम मेरी इन बच्चों का ध्यान रखना। खैर वो अलग चीजें हैं सारी, पर ये वो इडिपस ग्रंथि की बात उन्होंने कही, जिसके अंतर्गत जो बालक है, बच्चा है, उसका अपने पिता के प्रति, माफ कीजिए, अपनी माता के प्रति जो प्रेम का भाव है। और फिर उसी के साथ साथ बाद में वो इलेक्ट्रा ग्रंथि भी आई, क्योंकि ये जो इडिपस द रेक्स वो ट्रायोलॉजी है, 3 नाटक हैं, और इन 3 नाटकों में हम देखते हैं कि अंत में जो दूसरा तीसरा नाटक है उसमें जो इलेक्ट्रा नाम की उसकी बेटी है वो किस प्रकार से फिर अपने पिता का ध्यान रखती है। तो फिर वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी चला बाद में। लेकिन ये फ्रायड का ये कहना है कि ये जो दबाव मनुष्य के अंदर आते हैं, वो जो यथार्थ वाला जो आता है, उसको अपने अवचेतन में बहुत सारी चीजें दबानी पड़ती हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो लगातार नहीं रहती हैं, तो बीच बीच में जो है वो अन्य चीजों के माध्यम से वो प्रकट होती है, वो दबाव खुल जाते हैं। उसमें एक जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, उसके लिए फ्राइडियन स्लिप, जबान का फिसलना। अब देखिए कि हम लोग कई बार मान लीजिए ये एक मतलब एक किस्सा भी है, मुझे पता नहीं मुझे किस्सा बताना चाहिए या नहीं, पर मतलब मैं नाम बिना बताए आपको किस्सा बता दूंगी कि एक व्यक्ति जो है वो एक बहुत बड़े विद्वान जो हमारे हैं विद्यानिवास मिश्र, तो वो हमेशा उनसे बड़े क्रोधित रहते थे और वो हमेशा कहते थे विद्या विनाश मिश्र। फिर उनको एक कवि ने बताया कि भैया आप ऐसा न करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भी कोई व्याख्यान हो, आपने उनको बुलाया है और आपके मुंह से जो है वो विद्या विनाश ही निकल जाए। अर्थात जो चीज हमारे अंदर पड़ी हुई है वो चीज कई बार हमारे अनजाने में हमारे मुंह से निकल जाती है। तो ये जो मुंह से निकल जाना है ये फ्राइडियन स्लिप के नाम से जबान का फिसलना है। फिर हमारे स्वप्न भी हैं। अब देखिए कि हमको जो स्वप्न आते हैं अब ये एक प्रश्न है, या ये इस पर हम अपना मत अलग रख सकते हैं कि हम स्वप्न सिद्धांत को जिस तरह से फ्रायड ने कहा है वैसा हम उसको माने या न माने, क्योंकि स्वप्न को लेकर कई सारे सिद्धांत हैं। आप यहाँ तक कि अगर आप मुझे किसी और संदर्भ में उपनिषद पढ़ने का अवसर मिला था, मैंने बड़ी गंभीरता से उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है, पर एक संदर्भ में मुझे उनको जस्ट जिसको हम कहते हैं ना कि पन्ने पलटते हुए पढ़ने का एक ऐसी आवश्यकता आ पड़ी थी, तो मैंने वो पढ़े थे। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें जो वल्लियां हैं उपनिषद में उसमें स्वप्न की बात आती है, स्वप्न सिद्धांत की बात आती है कि क्या है। इन्हें मुझे लगा कि जो स्वप्न सिद्धांत जो है वो, और हम ये भी जानते हैं जब हम सिद्धार्थ या
महावीर के या किसी के भी महापुरुषों के जन्म की कथाओं को पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि वो राज ज्योतिषी को रानी कहती है महामाया कि भाई मुझे ऐसा 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 अपना आया, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर बहुत बड़ा साधु बनेगा या संसार को छोड़ देगा। तो स्वप्न के धार्मिक अर्थघटन है, स्वप्नों के अन्य ज्ञानात्मक अर्थघटन है और स्वप्न के दूसरे भी सारे अर्थघटन हैं। जैसे हमारे फ्रायड ने अपने अर्थघटन किए, तो फ्रायड के अर्थघटन को हम कितना माने ये अलग मुद्दा है, पर फ्रायड इसके संदर्भ में जो कहना चाहता है वो यही है कि स्वप्न जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन में पड़ी हुई जो भी सारी चीजें हैं, जो भी कुछ दबाव हैं, उन दबावों से हमको एक तरह की मुक्ति देता है। फिर वो दबाव इतने हमारे अंदर रह नहीं जाते हैं। यानी वो जो सिजोफ्रेनिक हर कोई नहीं होता है उसका कारण यही है। तो ये उनके सिद्धांत हैं। और जैसे मैंने आपको बता रही थी मैं कि वो ईड जो है वो त्वरित संतुष्टि की बात करता है, फिर परा अहम जो है वो परंपरा, संस्कृति और नैतिकता की बात करता है, और अहम सामाजिकता निभाता है। हम और आप जो रोज बरोज जीते हैं वो अपने ईगो के साथ, ईगो है ना उस अर्थ में ईगो के साथ, वैसा ईगो नहीं जैसा हम अक्सर कहते हैं किसी में बड़ा ईगो है, उस अर्थ में नहीं। अब आप देखिए कि उसके बाद जो है ये दो और हैं हमारे पास, एल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग। ये वो कहता है कि हर व्यक्ति विशेष होता है और व्यक्ति की सत्ता केंद्रिता है। हमारा पूरा जो आधुनिक साहित्य है जिसमें ये अज्ञे वगैरह ने ये सब जो लिखते थे, तो उसमें तो आप देखिए व्यक्तित्व की ही तो बात है सारी। हम जब उदाहरणों की चर्चा करेंगे तब हम एडलर के इस मुद्दे की बात करेंगे। उसी तरह से जो कार्ल जुंग हैं उन्होंने सामूहिक अवचेतन की बात की। ये वही समय है जब नॉर्थरोप फ्राई ने फेबल्स ऑफ आइडेंटिटी नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मिथक की बात की। और मिथक की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिथक जो है वो हमारे सामूहिक अवचेतन का हिस्सा है। स्वप्न अगर हमारे व्यक्तिगत अवचेतन का हिस्सा है तो मिथक जो है वो हमारे सामूहिक अवचेतन का हिस्सा है। और ये नॉर्थरोप फ्राई की इसी किताब के बाद हम जानते हैं कि मिथक भी जो है वो आलोचना का एक मापदंड बनकर हमारे सामने आया। अब आप देखिए कि ये जो है एडलर में जब हम कहते हैं कि हर व्यक्ति विशेष होता है या व्यक्ति की सत्ता केंद्रिता, तो आप ये देखिए कि कामायनी को देखिए। कामायनी में क्या है? कामायनी में ये तीनों जो हैं, श्रद्धा, मनु और ईड़ा, तीनों अलग हैं, तीनों की सत्ता अलग है। श्रद्धा की अलग सत्ता है और ईड़ा की अलग सत्ता है। हम उसको जैसे भी समझें, उसमें ऐसा नहीं है कि श्रद्धा बेहतर है और ईड़ा बेहतर नहीं है। वो एक अलग भूमिका पर, उसकी अलग सत्ता है, वो अलग ढंग से काम करती है, और श्रद्धा अलग करती है। आप ये देखिए कि अब पता नहीं, शायद आगे मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम वो भूले आलोचना में नहीं करते हैं जो हमारी पहले की पीढ़ियां करती रही हैं। पर अक्सर हम हमारी चर्चा में हम ये लेते हैं कि ईड़ा के कारण जो है वो ऐसी खराब हालत हुई और फिर आखिर श्रद्धा आई और श्रद्धा ने मनु को आनंद रूप में वो ले गई। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि श्रद्धा ने मानव को किसे सौंपा? उसने मानव को ईड़ा को सौंपा। अगर ईड़ा वाकई में उसके लिए कोई बहुत ही कुटिल प्रकार की स्त्री होती तो क्या वो मानव ईड़ा को सौंपती? वो नहीं। और आप ये देखिए कि मनु जो है, मनु खुद जो है वो अपनी व्यक्तिगत सत्ता के प्रति उसका रुझान कितना जबरदस्त है। जब श्रद्धा आई, मिली, प्रेम हुआ और साथ में रहने लगे, वो सब बड़ा अच्छा था। लेकिन जैसे ही मानव का जन्म होने वाला था और मानव का जन्म फिर हुआ और श्रद्धा का सारा ध्यान जो है वो मानव के प्रति, उसको बड़ा, अपने पुत्र के प्रति, उसको बड़ा करने के प्रति जैसे ही वो होता है तो निश्चित रूप से
मनु जो है वो बड़ा आहत होता है, और वो क्यों श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि श्रद्धा उसकी सत्ता को जो है वो महत्व नहीं दे रही है। श्रद्धा जो है अब मानव की सत्ता को महत्व दे रही है। तो यह आप इस तरह से जो है वो कामायनी को देख सकते हैं। उसी तरह से ये जो सामूहिक अवचेतन जो है, सामूहिक अवचेतन के लिए वाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो बहुत बेहतर उदाहरण है। उसमें आप देखिएगा कि वो प्रसंग है पूरा वराह की प्रतिमा वाला प्रसंग। वो वाणभट्ट को एकदम वो जो, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो जो वो हैं, तो वो उसको कहते हैं कि उसको एकदम अनुभव होता है कि वो पानी में डूब गया है, और पानी में डूब गया है तो वहां पर भट्टिनी भी है और वराह भी है, और उसको पूछता है वो काल भैरव कि भाई तुम किसको बचाओगे, तो वो कहता है कि मैं वराह को बचाऊंगा, वराह की प्रतिमा को बचाऊंगा। और फिर वो कहता है कि तुम झूठ, जिस तरह से वो बात करता है। सवाल ये है कि ये जो वराह की प्रतिमा है जो है, ये वराह की प्रतिमा जो है उस सामूहिक अवचेतन का हिस्सा है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप वाणभट्ट की आत्मकथा को उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो समय है जब वहां पर भारत में बौद्धों का धीरे धीरे पतन हो रहा था और वैष्णव संप्रदाय का उदय हो रहा था। ज्ञान बड़ी मजेदार चीज होती है कि आपको जीवन में कभी भी, जब तक आपके अंदर सांस है तब तक आपको जो है वो ज्ञान किसी न किसी चीज का होता रहता है, और आपको लगता है कि अच्छा ये चीज ऐसी थी जो हमने पहले नहीं जानी थी। तो ये जो वैष्णव धर्म और ब्राह्मण धर्म की जो पुनर्स्थापना हुई बुद्ध के अवसान के 200 साल बाद, और उसके बाद धीरे धीरे जो सब जगह फैला, तो ये जो सामूहिक अवचेतन है, उस सामूहिक अवचेतन के रूप में ये वराह की प्रतिमा का उन्होंने संकेत दिया है। तो ये उस अर्थ में आप देखेंगे। और अब ये आते हैं हमारे, माफ करें, लका आते हैं, जाक लका। अब जाक लका जो है वो फ्रायड से एकदम अलग पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि फ्रायड ने जो है वो काम वासना को तमाम मानवीय व्यवहार और अपने तमाम सिद्धांतों के केंद्र में रखा, लेकिन लका ने जो है वो भाषा को, लैंग्वेज को सबके केंद्र में रखा। भाषा, हम जानते हैं कि लका जो है वो उत्तर आधुनिकता में आते हैं, और उत्तर आधुनिकता में भाषा को समझना, भाषा की व्याख्याओं को बहुत अलग अलग ढंग से देखा गया है। उनका ऐसा मानना था कि अचेतन की भी एक भाषा होती है। सपने कहाँ पर हैं? सपने जो हैं हमारे अचेतन में पड़े हुए हैं, और सपने की भाषा अलग होती है। सपने चित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं, कई बार घटनाओं के रूप में आते हैं, उसमें कई बार संगीत भी होता है, पर बहुत कम ऐसा होता है कि सपने में जो है वो भाषा जो मैं इस समय बोल रही हूँ, आप जो बोलते हैं, उस भाषा के माध्यम से कुछ होता है, वहाँ अलग तरह से चलता है। तो कहते हैं कि अचेतन की भी एक भाषा होती है, और अचेतन की भाषा जो है वो कैसे काम करती है। असल में जब हम ये फ्रायड और लका को जब हम समझें तो हमको वो जो मिरर इमेज वाला जो सिद्धांत है उस पर जरा ध्यान देना पड़ेगा। इसी मिरर इमेज के सिद्धांत से वो अपनी बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम लका की दृष्टि से देखें कि बच्चा जब जन्म उसका होता है, जन्म होने से लेकर 6 महीने तक की जो उसकी अवस्था है, उस अवस्था में बच्चा जो है वो अपने को अपनी माँ से अलग नहीं समझता है। वो अपने को अपनी माँ का एक
हिस्सा ही मानता है। वो बोध उसके अंदर नहीं है कि ये जो माँ है ये अलग है और मैं जो हूँ वो अलग है। वो एक तरह से जो उसका अपना कोई सब्जेक्टिव ईगो नहीं है, उसका विधेयात्मक अहम नहीं है। सब्जेक्टिव ईगो का मतलब ये होना कि ये मैं हूं, मैं का जो बोझ है ये उस बच्चे में नहीं होता है। और फिर उनका ऐसा मानना है कि जो 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक का जो उसका जीवन काल है बच्चे का, उसमें वो भाषा में प्रवेश करता है। और जब वो भाषा में प्रवेश करता है उस समय ये वही समय है कि जब उसकी माँ उसको जब शीशे में उसकी छवि दिखाती है तो वो देखता है कि वो अलग है और उसकी माँ अलग है। जो अदरनेस की जो भावना है, वो अदरनेस की भावना जो है वो उसमें उस समय आती है। और इसलिए आप देखिएगा कि वो अदरनेस की भावना उसकी तब आती है जब वो भाषा में प्रवेश करता है। यानी भाषा में प्रवेश करना और भेद का बोध होना, ये दोनों उसके साथ एक आती है। अब आप देखिए कि वो एक इसमें उन्होंने दिया है लिबिडिनल इकोनॉमी। इकोनॉमी इसलिए दिया है क्योंकि मांग, पूर्ति और आकांक्षा। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी मांग होती है, अपने माँ की मांग वो करता है, और जैसे वो बच्चा रोता है तो माँ उसको एकदम अपने पास ले लेती है। और फिर बाद में उसकी आकांक्षा बनी रहती है कि वो जब भी करे उसकी माँ हमेशा उसके आसपास रहे। लेकिन फिर वो देखता है कि वो उसकी माँ तो वहां है नहीं, माँ तो कहीं और भी जा रही है। तो उसको ये पता चलता है कि पहले जो माँ उसको लगातार निहारा करती थी, उसको देखा करती थी, अब वो कहीं और भी जा रही है। तो जो कहीं और जा रही है तो वो देखता है कि वो उसके पिता की तरफ जा रही है। तो वो जो एडिपस कॉम्प्लेक्स हमें उसमें दिखाई दिया था फ्रायड में, जिसकी उन्होंने बात की, तो लका ये कहता है कि यहाँ पर जो उसके अंदर भाव आता है वो तब आता है जब वो भाषा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। वो उनकी जो रजिस्टर थ्योरी है उसमें 3 चीजें हैं। एक है काल्पनिकता है, इमेजिनरी, सिंबॉलिक एंड रियल। यानी पहले जो है वो एक काल्पनिक इसमें है, उसको नहीं पता है। फिर बाद में वो भाषा में प्रवेश करता है और उसको पता चलता है कि वो अपनी माँ के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई और भी है जो उसकी माँ के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर बाद में उसको वो जो फेलिस का जो सिद्धांत है, तो जिस ढंग से लकान फेलिस के सिद्धांत को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो फेलिस का सिद्धांत है वो एक तरह से किसी चर्चा को मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि किसी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया था कि जैसे वो होता है नाटक जब हम करते हैं तो नाटक में एक मशीन आती है, उसके अंदर से धुआं निकलता है। आपको स्वर्ग का दृश्य बनाना है एकदम धुआं निकलेगा, लेकिन उस मशीन में आग नहीं होती है, केवल धुआं ही धुआं होता है उसमें। तो कहते हैं कि ये जो फेलस है वो उस धुएं की मशीन जैसा है जिसके अंदर कुछ नहीं। तो अब आप ये देखिए कि वो लका जो है वो एक बात, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि उसकी जो इच्छा है, आकांक्षा पूर्ति जो है उसकी माँ के माध्यम से, या माँ उसके लिए पूरी नहीं है, संपूर्ण नहीं है, एक और भी कोई है, तो ये जो फेलस है ये एक इमेजिनरी फेलस है, ये काल्पनिक फेलस है, ये वो नहीं है जो हम मानते हैं। तो वो अब उसकी समझ, क्योंकि जैसे वो भाषा के क्षेत्र में आता है बच्चा, और जैसे ही वो यथार्थ वाले सिद्धांत में आता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि सारी चीजें पूरी नहीं होती। तो उसकी माँ जो है वो उसके लिए एक ऐसा प्रतीक बन जाती है कि डिजायर, वो कहता है उसके लिए शब्द देता है डिजायर। वो डिजायर जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जो है वो हमेशा एक ऐसी कोई ना कोई आकांक्षा रखता है जो कभी पूरी नहीं होती, और वो हमेशा उस आकांक्षा
के पीछे भागता रहता है। तो ये लका इस बात को कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लका से ये प्रभावित हैं जूलिया क्रिस्तेवा। अब आप देखिए जो इडिपस कॉम्प्लेक्स यानी प्री इडिपल है ना। अब आप ये देखिए कि ये जो है ये नारीवादी हैं। तब ये नारीवादी हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रतीक जो है वो चुना है। इसमें एक कोरा शब्द आता है जो उन्होंने प्लेटो से लिया है। और प्लेटो कोरा उस जगह को कहते हैं जो शहर से दूर कहीं बाहर जो उपेक्षित है, उसे वो कोरा कहते हैं। ये हमारी जो जूलिया क्रिस्तेवा है वो जो यूट्रस है, गर्भ जहां पर बच्चा पैदा होता है, जो उसका गर्भ स्थल जो है उसको जो है वो कोरा कहती है। वो वहां से वो शब्द लेती है। और वो कहती है कि वहां से लेकर बच्चा जब भाषा तक आता है, क्योंकि भाषा की बात तो ये भी करती है, तो बच्चे को वहां से लेकर भाषा तक लाने में मध्यस्थता अगर कोई करती है तो वो माँ करती है। माँ के माध्यम से ही वो इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, अब देखिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सीमियोटिक। सीमियोटिक और सिंबल दो शब्द आते हैं। अब सीमियोटिक का वो अर्थ नहीं है जो भाषा विज्ञान में प्राय लिया जाता है, लेकिन वो दर्पण पूर्व की जो स्थिति है तो उसको ये पता चलता है बच्चे को कि वो जो है ना, क्योंकि पहले तो माँ से जुड़ा हुआ है, तो मदर, आप देखेंगे कि एम अदर यानी वो माँ से भिन्न है, कि उसके भीतर जो है वो दुराव का भाव आता है। और ये दुराव का भाव जो है यही उसके भाषा के क्षेत्र में प्रवेश करने का समय है। तो वो इस बात को करती है। हालांकि ये एक बहुत ही लंबी और व्यापक चर्चा है और हमारे पास समय नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं केवल एक बात से, मुझे लगता है कि शायद इसके या आखिरी स्लाइड है मेरी, तो जब हम, क्योंकि आखिर मैंने इतनी सब चीजें आप लोगों के सामने रखी, तो उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आपको अधूरी ही लगेंगी, लेकिन एक चीज मैं समझती हूँ कि हम अपने समझने के लिए कर लें कि भाई इस पूरे मनोविश्लेषणात्मक पूरी जो यात्रा है, उस यात्रा में जो है वो बच्चे का माँ से अलग होना, पिता का वर्चस्व, इच्छाओं का अनिवार्य रूप से अधूरा रह जाना, और उन अधूरी इच्छाओं के कारण हमारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। वो दबाव जो है वो हमको विक्षिप्तता की तरफ ले जाता है, और उस विक्षिप्तता से हमको मुक्त करने के लिए मनोविश्लेषण का सिद्धांत हमारे काम आता है। तो इस सारी चीजों को इन अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से देखा, उत्तर आधुनिकता में उस ढंग से देखा। अब हम जब ये इस मनोविश्लेषण को जिसको हम समझ रहे हैं, तो साहित्य में इसकी क्या उपयोगिता है, तो ये एक मैंने मोटे तौर पर ये किया है कि जैसे मान लीजिए कि हम लेखक की बात करते हैं और तब हम उसके जीवन की बात करते हैं, और जब उसके जीवन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आखिर ये क्या है, उसने क्यों ऐसा लिखा। तो जिसको हम कहते हैं बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, जीवन परक जो समीक्षा है, वो तब पता चलती है जब हम लेखक को जानते हैं। फिर उसका जो कंटेंट है रचना का, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, महाकाव्य है, उसमें जो है वो एक तो मिथक की बात होगी, फिर सत्ता आकांक्षा की बात होगी, व्यक्तित्व की बात होगी, क्योंकि हम इन सब चीजों की चर्चा करते ही हैं समीक्षा में। अगर मिथक प्रधान कविता है तो वो, और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की आकांक्षा से कैसे जीवन में प्रवेश करता है। और फिर आप देखिए कि स्वरूप संरचना में जो है वो मनोवैज्ञानिक लेखन शैलियां, भाषा का प्रयोग आदि
सारी चीजें होती है उसमें। और ये सब चीजें हम जानते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि फ्लैशबैक के सिद्धांत और ये सारी चीजें। और जहां तक पाठक का प्रश्न है, तो पाठक जो है वो हमेशा विमर्श करता है, क्योंकि जैसे ही ये उत्तराधुनिक दौर आया तो हमने ये देखा कि टेक्स्ट इज मतलब ये जो है हर पाठक जो है वो उस टेक्स्ट को अपने ढंग से समझता है, तो विमर्श की जो पूरी बात है। तो ये कुल मिलाकर कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी।